अगला क्वेश्चन जून 24 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्ष अग्रवाल पढ़ेंगे आप? Yes, sir. R owns an electronic store. P visits the store to buy a water purifier priced at 54,000. He specifically requested R for a purifier with a copper filter. As P wanted to buy the purifier on credit with the intentions of paying in 9 equal monthly installments, R demands a guarantor for the transaction. S, a friend of P, came forward and gave the guarantee for the payment of water purifier. R sold P a water purifier of a specific brand. P made payment for 4 monthly installments and after that became insolvent. Explained with the reference to the Indian Contract Act 1872, the liability of S as a guarantor to pay the balance price of water purifier to R. ठीक है। देखो, पहले इसमें दो सिचुएशंस है। पहले क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट सिचुएशन का अपन आंसर करते हैं। क्या है सिचुएशन भैया? सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है कि सर एक जना दूसरे जने को वाटर प्यूरिफायर बेचता है। ठीक है सर। क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी हुई है कि सर जो वाटर प्यूरिफायर है वो कॉपर का सेलेक्ट किया गया है, नंबर वन। नंबर टू कि सर है ना, वो जो वाटर प्यूरिफायर है उसको 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे किए जाने की बात है। कि सर तीसरा कि सर चूंकि इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की बात है तो सेलर शॉपकीपर बोला कि भैया ऐसे तो नहीं, कोई गारंटर दो भाई। तो उसके बायर के फ्रेंड ने गारंटी दे दी कि यदि ये पे नहीं करेगा तो बाकी का अमाउंट मैं पे करूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन क्या क्या है? 9 इक्वल, सर फ्रेंड ने गारंटी दे दी। सर आगे क्या होता है? वो स्पेसिफिक ब्रांड के ही वाटर प्यूरिफायर की बात है। ठीक है सर। आगे, और था भी वो कॉपर फिल्टर वाला। ओके। 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करी गई, उसके बाद में भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए। बायर ने 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करी, उसके बाद में भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए। तो अब क्या गारंटर उसके बिहाफ पे ये पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? सर बिल्कुल रहेंगे। अपन ने पढ़ा था ना कि सर यदि ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो गारंटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी को इन्वोक किया जा सकता है। तो आंसर पढ़ वही। As per Section 126 of Indian Contract Act 1872, the contract of guarantee is defined as a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. In this case, S has given a guarantee for P's payment obligation towards R. When P defaulted after making 4 monthly installments and became insolvent, S liability as a guarantor will come into existence. श्योरिटी According to Sec- श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, मतलब इन्वोक हो जाएगी। आगे पढ़ भाई। According to Section 128 of the Act, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract. सर क्या बोलते हैं? Since जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ हो तब तक गारंटर की लाइबिलिटी कितनी? कि सर को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जितना प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी उतना का उतना गारंटर से भी वसूल सकते हो, अनटिल अदरवाइज एग्रीड। ठीक है। सिंस आगे पढ़ भाई। Since P failed to pay the remaining installments due to insolvency, S as the guarantor is liable to pay the price of the water purifier to R. In the given situation, S will have to pay the balance amount of rupees 30,000 to R, which is 54,000 minus 4 into 6,000. 54, 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी थी उसने, 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है सर। 54,000 रुपए का है तो 54,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है सर? 6,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है। उसमें से 4 पे कर दी और 5 बाकी है अभी, यानी 30,000 रुपीज का गारंटी अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं सर, इंस्टॉलमेंट हो जाए तो भी गारंटी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब आगे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ गई। What will be our answer if R sold the water purifier, misrepresenting at having a copper filter?
while it actually has a normal filter. Neither P nor S was aware of this fact, and upon discovering the truth, P refuses to pay the price. In response to P's refusal, R filed a suit against S, the guarantor, explained with a reference to the Indian contract at 1872 whether S is liable to pay the balance price of the water purifier to R. सर सिंपल सा है कि यदि उसने मांगा कॉपर वाला वाटर प्यूरिफायर था, ठीक है सर, लेकिन है ना सेलर ने इसको भी, बायर को भी और गारंटर को भी मिस रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाटर प्यूरिफायर, ये कॉपर का वाटर प्यूरिफायर, जबकि था वो नॉर्मल पानी का वाटर प्यूरिफायर, कॉपर वाला नहीं था, कॉपर वाला थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, वो था ही नहीं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन करके गारंटी ले ली उसने, और मिस रिप्रेजेंटेशन करके बायर को सेल कर दिया वो। जैसे उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स बाद पता पड़ा, उसने आगे के इंस्टॉलमेंट्स रोक दिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि सर, एक मिनट आगे क्वेश्चन पढ़ो, कि सर इन और सर जैसे ही बायर ने पेमेंट करना बंद कर दिया, इसने गारंटर को बुला लिया, चल भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तू कर दे। अब बताओ कि सर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताइए वेदर एस इज लायबल टू पे द बैलेंस प्राइस ऑफ वाटर प्यूरिफायर टू आर, 4 इंस्टॉलमेंट्स के बाद की। सर गलत तरीके से बेचा है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ऑब्टेन की गई गारंटी को पूरा करने की कतई जरूरत नहीं होती है गारंटर को। ये पढ़ा है ना अपन ने, यदि गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन करके ऑब्टेन करी गई है तो उसको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा माटा आंसर ये रहेगा, एक बार इसको भी पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले। So that's it, sir. Second, हाँ, इन द in the सेकंड second situation, R sold the water purifier misrepresenting it as having a copper filter, while it actually had a normal filter. This changes the situation significantly. According to Section 142 of the Act, any guarantee which has been obtained by a means of misrepresentation. कहाँ चला गया भाई? Sorry, sir, unmute करना भूल गया मैं. नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इन द सेकेंड सिचुएशन आर सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर misrepresenting it as having a copper filter while it actually is a normal filter. This changes the situation significantly. तो according to this section, गारंटी जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन की गई है, या तो क्रेडिटर के द्वारा या फिर उसकी नॉलेज के थ्रू या एसेंट के थ्रू, कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो कॉपर वाला है या नहीं है, ये तो मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है ना। यस सर, इट इज इनवैलिड। गारंटी जो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन की गई है, इट इज इनवैलिड। हियर गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन made by the creditor and therefore the guarantee is invalid. Here guarantee is obtained by means of misrepresentation, therefore guarantee is invalid। तो गारंटर को तो पे करने की जरूरत नहीं है। any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is also invalid। हमारे लिए तो ये काम किए, ठीक है। तो आर ने मिसरिप्रेजेंट किया फिल्टर टाइप का, दोनों को, बायर को भी और गारंटर को भी, ठीक है, अनअवेयर थे। तो उसने साइलेंट भी रहा है एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंस, रादर मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया है, देयरफॉर गारंटी ऑब्टेन्ड इज कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड, देयरफॉर उसको बैलेंस अमाउंट नहीं मांगा जा सकता। अब देखो मजे की बात ये है कि इधर पूछा है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर एस इज लायबल टू पे द प्राइस। सर इसमें ये भी होता था, चलो एक बार गारंटर वाला हटा दो, इसमें यदि क्वेश्चन में आता एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 rather देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, वो आपसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से पूछते हैं। तो आप में से मेरे से कुछ जनों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है, किसने पढ़ा हुआ है हाथ खड़ा कीजिए, किस किसने मेरे से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है? दक्ष अग्रवाल, तूने नहीं पढ़ा हुआ है मेरे से? बिल्कुल पढ़ा पढ़ा हुआ है है। सर. और किसने पढ़ा हुआ है? एक ने भी नहीं पढ़ा है, और ठीक है। तो दक्ष अग्रवाल, यदि मैं इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बजाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगा देता कि आंसर, और गारंटर का पोर्शन हटा देता कि सर बायर को सेलर ने, उसने मांगा था कॉपर वाला,
लेकिन उसको दे दिया दूसरा वाला, ठीक है, बायर सेलर पे रिलाई कर रहा है, तो सर अब बायर को वो जो है वो पैसा देने की जरूरत है क्या? मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स भर दी, अब और पैसा देने की जरूरत है क्या? जैसे उसको पता पड़ता है कि कॉपर वाले की बजाय नॉर्मल वाला डाल दिया है। लॉजिक के समेत बता सकता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिख देता तो क्या आंसर क्या होता है? तो अब देना तो नहीं है, इतना तो 100% श्योर है। हाँ, बस देना नहीं देना का बट सर कारण वो भी बताना है। कीवर्ड्स, कीवर्ड ये सर वो आएगा, कीवर्ड्स नहीं पता। कीवर्ड ये आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, वैसे तो होता है, देखो पूरा जो आंसर ही पलट जाएगा। मेन कि नहीं देना के अलावा पूरा आंसर का ट्रैक चेंज हो जाएगा। क्या कि सर देना तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट देयर इज अ डॉक्ट्रिन नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर तो सब जने जानते हो ना, पढ़ी भी है ना अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, यस और नो? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर पढ़ी भी है या नहीं? मिदुष, मिदुष मोदी, मिदुष जी, देवांश, Yes, sir. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर? Let the buyer be aware. लेट द बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। देवांश कौन से ब्रांड का च्यवनप्राश खाता है पहले ये बता? नहीं खाता सर। नहीं खाता तो कौन सी बादाम लाके खाता है, अमेरिका वाली या फिर देसी मामरा? पता नहीं, मम्मी देती है सर मैं तो केवल हवा सर। खाता हूँ, ये सब हवा का नतीजा है, ठीक है। चलिए, तो सही बोल रहा है वो, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर बोलती है लेट दी बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। जो भी बायर खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए सही है या नहीं, वो उसका हेडेक है। सेलर ने यदि कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है तो उसको कतई गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सर यदि बायर ने आपको अपना पर्पस बता दिया वगैरह वगैरह, या फिर उसने स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि मुझे तो ये वाला कॉपर फिल्टर ही चाहिए, तो ये क्या हो गई, उसमें एक चैप्टर है कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज चैप्टर क्या बोलता है? कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। जबकि वारंटीज इंपॉर्टेंट तो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बायर और सेलर के बीच में, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पूरी नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा बायर सेलर से डैमेजेस मांग सकते हैं इन केस ऑफ वारंटी ब्रीच। बट कंडीशन ब्रीच हो रही है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है। तो यहाँ कंडीशन ही तो थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे कॉपर फिल्टर चाहिए, ये कंडीशन थी। यदि ये पूरा नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है ना, यस सर। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, तो सर बायर सेलर के साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। बोलो रे, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? तो एक्ट का नाम चेंज होते ही आंसर का डिटेल कैसे बदल जाएगा, इसलिए आपको explain with reference to Indian Contract Act 1872, explain with reference to Partnership Act 1932, explain with reference to Sale of Goods Act, ये किस एक्ट के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, ये आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। दक्ष अग्रवाल बोलिए। सर पहली बात तो केवी टेम्पटर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है, लेकिन यहाँ पर देखो उसके साथ में जो चिपका के पूछा गया है वो क्या है, किस संदर्भ में पूछ रहे हैं आपसे, गारंटी के संदर्भ में पूछ रहे हैं। साइलेंस एज टू फ्रॉड से ज्यादा यहाँ पर गारंटी के हिसाब से आंसर करना है आपको, गारंटी, क्योंकि यहाँ पर चीज गारंटर लग रही है यार, गारंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। और सर दूसरी बात, अगर दो एक्ट का भी पूछ सकते कि आंसर एज पर सेल ऑफ गुड्स एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग एक्ट से नहीं पूछ सकते हैं, पर यदि ये क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता तो क्या करते, गारंटर वाला पोर्शन हटा दो। समझ में आया? तो मतलब उसमें एक वारंटी का एलिमेंट ऐड हो जाता। गारंटी वाला करेक्ट। एलिमेंट के हिसाब से आंसर करते हैं, वारंटी वाला नहीं, गारंटी वाला। सर सेल ऑफ गुड्स में मतलब इसमें गारंटी वाला की कौन सा। गारंटी नहीं सर, अरे सॉरी, गारंटी वाला कंसेप्ट हटा दे। कंडीशंस एंड हाँ, वारंटी है ना, कंडीशंस वाला ऐड हो जाता है, कंडीशंस के हिसाब से आंसर करते हैं, वारंटी के हिसाब से नहीं, तो ठीक है। सर केवी टेम्पटर वर्ड थोड़ी ना आता। कीवे टेम्पटर वर्ड आता, क्योंकि क्यों आता, तूने इसका मतलब है अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, पिछले साल का पढ़ा हुआ तूने भी रिवाइज नहीं किया है,
कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर बायर को बिवेयर नहीं और सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। उनमें से होता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू, क्या बोल रहा हूं मैं, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू। ठीक है, कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि सर जो भी गुड्स मांगा है वो देना। तो कंडीशन नहीं हुई कि सर मैंने तो आपको डिटेल दी है ना कि मुझे तो कॉपर वाला चाहिए, तो उसने जो बोला है वो पूरा होगा। कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती है, कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं। ठीक है सर, तो एक्सप्रेस कंडीशन में मुझे तो कॉपर वाला चाहिए। ठीक है, केवे टेम्पटर होता है पर यहाँ पर केवे टेम्पटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आ गई है। कंडीशन जो बायर ने पहले से ही सेलर के ऊपर रख दी कि मुझे ये डिस्क्रिप्शन का गुड्स चाहिए। बात समझा कि सर कंडीशन आ गई, केवी टेम्पटर का रेफरेंस आएगा यहाँ पर। वैसे तो बायर बिवेयर होता है, लेकिन जहां पर कंडीशन होती है वो फुलफिल नहीं हो रही होती तो फिर बायर कुछ लेना देना नहीं है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा। बिकॉज फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज वेरी एसेंशियल टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो रे, समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, नहीं आया? जबरदस्ती हाँ बोल रहा है, ऐसा ही नहीं है। नहीं सर, आ गया। मतलब केवी टेम्पटर को लिख के उसका नेगेटिव लिखना है कि इधर अप्लाई नहीं होएगा। करेक्ट। केवी टेम्पटर समझ नहीं गया। होगा यहाँ पर, केवी टेम्पटर का रेफरेंस आएगा लेकिन कंडीशन के हिसाब से आंसर होगा। मैं जो तुमको चीज बताना चाह रहा था ना, अभी बाकी लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा नहीं है, मैं जो तुमको चीज बताना चाह रहा था वो ये है कि सिंपली पहले देखना किस एक्ट के हिसाब से पूछा है तुमसे, उस एक्ट के हिसाब से आंसर करना। बस मेरा पॉइंट इतना सा है, समझा रे? सभी जने समझे? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई एक जना चला गया है, उसको मेरी क्लास पसंद नहीं आई। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जून 24 में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ भाई। Explain in brief with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872 what are the rights enjoyed by surety against the creditor, the principal debtor, and the co-sureties. राइट्स ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट को श्योरिटीज पढ़े हुए हैं ना अपन ने, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। एक चार्ट बताया था ना, श्योरिटी का राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, तो वो वाला डायरेक्टली पूछ लिया, आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीपी सितंबर 2024 में आया हुआ है। जश शाह, क्या हो गया? कौन परेशान कर रहा है तेरे को? कोई भी नहीं? कुछ नहीं सर। अरे कुछ तो है बेटा, तेरे चश्मे में बहुत कुछ झलक जाता है। ठीक है, चल आजा। आरटीपी सितंबर 2024 पढ़ भाई, दक्ष अग्रवाल। Suraj guarantees Vikas for the transaction to be done between Vikas and Nikhil during the months of the March 2023. Vikas supplied the goods of rupees 30,000 on 1st March of 2023 and of 20,000 on 3rd March of 2023 to Nikhil. On 5th March 23, Suraj died in a road accident. On 10th March 23, being ignorant by the death of Suraj, uh, Suraj, sorry, sir. Suraj Vikas further supplied goods of rupees 40,000 on default in the payment by Nikhil on due date. Vikas sued legal heirs of Suraj for recovery of rupees 90,000. Describe whether legal heirs of Suraj are liable to pay 90,000 under the provision of Indian Contract Act 1870. कोई नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार। क्या बोल रहा है कि सर सूरज नाम के बंदे ने गारंटी दी विकास को, तो विकास हो गया क्रेडिटर। ठीक है सर, सूरज हो गया गारंटर। यस सर। और निखिल जो इसको माल, निखिल जो है विकास निखिल को माल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। सूरज गारंटीज विकास फॉर द ट्रांजैक्शन टू बी डन बिटवीन विकास एंड निखिल। सर तो कुछ कहानी ऐसे बन रही है कि प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, तो ये तो हो गया श्योरिटी, तो हो गया सूरज। ठीक है, सूरज ने किसको गारंटी दी है कि सर सूरज ने विकास को गारंटी दी है। यस सर। और प्रिंसिपल डेटर जिसको माल जा रहा है वो हो गया निखिल, कि सर यदि ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। ओके सर। और सर किस माल के लिए? फॉर विच इज सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। ठीक है सर, जितना भी माल आप मार्च 2023 में सप्लाई करेंगे उन सब के लिए मेरी गारंटी। ठीक है सर। तो सर अब इसमें ये कंटिन्यूस गारंटी हो गई या नहीं हो गई? सबसे पहला कीवर्ड जो इधर आना चाहिए, कंटिन्यूइंग गारंटी।
कोई एक ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी दी है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, मार्च 2023 में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, सबके लिए जाएगा या नहीं जाएगा गारंटी? यस सर, सबके लिए जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है। तो पहला कीवर्ड कंटिन्यूअस गारंटी। सेकंड की, अब सेकंड कंसेप्चुअल कि सर पहला 1 तारीख को इतने रुपए का माल सप्लाई हुआ, दूसरे इतने को इतने का सप्लाई हुआ, ठीक है। उसके बाद में जब तीसरा हुआ तो सर उससे पहले जो है डेथ हो गई थी, मतलब 2 या 3 जो भी है, उसके बाद में डेथ हो गई। बेचारे इसको डेथ का पता नहीं था और माल वापस सप्लाई हो गया। तो सर देखो, पहला माल सप्लाई हो गया 30,000 रुपए का, दूसरा माल सप्लाई हो गया 20,000 रुपए का, ठीक है सर। 5/3/2023 को सूरज की डेथ हो गई। सूरज कौन? गारंटर। गारंटर की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। ऑन 10/3/2023, being ignorant of that of Suraj, Vikas further supplied goods of ₹40,000, 30,000, 20,000, 40,000। पहली बार में 30,000 का गुड्स गया, दूसरी बार में 20,000 का गुड्स गया, और डेथ के बाद में 40,000 रुपए का गुड्स चला गया। इग्नोरेंट था, पता ही नहीं था कि सर यहाँ पर गारंटर की डेथ हो चुकी है, ठीक है सर। अब ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय निखिल ऑन ड्यू डेट, विकास sued लीगल हेयर्स ऑफ सूरज फॉर रिकवरी ऑफ 90,000 रुपीज। सर 90,000 के लिए वो कर सकता है क्या? कैसे? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, टोटल 90,000 रुपीज का माल सप्लाई हुआ है, पहली बात तो। दूसरी बात तो सर, जिंदा रहते हुए, जब तक गारंटर जिंदा था सर, तब तक कितना कि सर 50,000 रुपीज का माल ही सप्लाई हुआ है। डेथ के बाद में, 40,000 रुपीज का। क्वेश्चन सेकंड ये आता है, पहला तो कंटिन्यूइंग गारंटी था, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या डेथ के बाद में गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है या नहीं हो जाती है? अपन ने पढ़ा था ना, वेज थ्रू विच गारंटी गेट्स रिवोक्ड। उसमें से क्या ये एक पॉइंट था कि सर यदि गारंटर की डेथ हो जाती है तो गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या अपन ने? ऐसा कुछ पढ़ा था? आइए देखते हैं आंसर में क्या है। सेकंड पॉइंट बाद में करेंगे, पहले यहाँ का आंसर देखते हैं। सेकंड आंसर पढ़ भाई। According to Section 131 of the Indian Contract Act 1872, in the absence of a contract to the contrary, a continuing guarantee is revoked by death of the surety as to the future transactions. देखो देखो, ये लाइन ऐसे ही आना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर पहली बात तो गारंटर की डेथ पे गारंटी रिवोक हो जाती है, बट ओनली, पहली बात तो रिवोक हो जाती है। दूसरा किसको? ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, कि सर डेथ के बाद में जो फर्दर ट्रांजैक्शंस किए गए हैं ना, उनको लेके रिवोक हो जाती है। लेकिन इससे पहले वाले जो अमाउंट है, डेथ वाले से पहले वाले, उनके लिए गारंटी वो कंटिन्यूइंग, जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन सेलर ने बायर को माल भेज दिया, इनके लिए गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी? सर बिल्कुल रहेगी सर। तो सर अब ये गारंटर तो मर गया, तो इसके बिहाफ पे कौन पूरी करेंगे गारंटी की? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का पॉइंट आते ही आपके दिमाग में चमक आनी चाहिए कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैक्सिमम कितने रुपए के लिए जिम्मेदार होंगे? कि सर मैक्सिमम जितना उन्होंने अपने फादर मिस्टर गारंटर या श्योरिटी से इनहेरिट किया, उससे ज्यादा के लिए तो उनको परेशान नहीं कर सकते ना। ये सर, ये पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि सर गारंटर की डेथ के साथ में गारंटी रिवोक होती है क्या? हाँ सर, हो जाती है। चाहे उसके बारे में पता हो या नहीं हो, हमने क्या पढ़ा था, चाहे उसके बारे में पार्टीज को पता हो या नहीं हो, वो गारंटी 100% रिवोक हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, चाहे उसके बारे में पार्टीज को पता हो या नहीं हो, वो गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, बट ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, नॉट एज टू द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डन प्रीवियस टू डेथ। सर गारंटर को कौन रिवोक करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इतना तो अपने को समझ में आ गया। आगे क्या है भाई, पढ़। However, the estate of deceased surety, however, liable for those transactions which has taken place during the lifetime of deceased. ठीक है, एलाज भी किसमें से चुकाएंगे? कि सर एलाज भी तो उसकी एस्टेट जो उन्होंने इनहेरिट किया उसी से तो चुकाएंगे, तो एस्टेट लायबल है, ठीक है। Surety's estate will not be liable for the transaction taken place after the death of surety, even if the creditor has no knowledge of surety's death. तुमको चाहे पता था या नहीं पता था,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट डेथ होती है, इसी के साथ में वो गारंटी वाला जो है वो रिवोक होता है। ठीक है, तो सर अब 30,000 और 20,000 तो जिंदा रहते हुए हुआ, तो सर 50,000 रुपए चुकाने के लिए उसकी एस्टेट से या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। ठीक है सर, ये जो 40,000 का ट्रांजैक्शन डेथ के बाद में अनजाने में हो गया ना, उसके लिए कोई लायबल नहीं होगा, उसके एलाज या उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इट, ये देखो 50,000 तक की लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी फॉर 40,000। ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन डन आफ्टर द डेथ। अब इसका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एस्टेट ऑफ सूरज इज वर्थ ₹45,000 ओनली। तो सर उससे ज्यादा तो एलाज भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। 45,000 की प्रॉपर्टी देके गए हैं, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का छोड़ दिया है, मतलब वो लोन उनके ऊपर चुकाने के लिए छोड़ दिया है, लोन नहीं सॉरी गारंटी अमाउंट। तो सर अब एलास या एस्टेट से 45,000 रुपए वसूल सकते हैं, तो इतना ही चुका सकते हैं, इतने के लिए ही एलास को परेशान किया जा सकता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता है। तो further it if the worth of the estate of deceased is 45,000, LRs are liable only for this amount, not any further। सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। सर चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर किया, भले ही लिखा नहीं है। देखो पार्ट 1 क्या है, फैक्ट्स, पार्ट 1 इज प्रोविजन एंड एनालिसिस, पार्ट 2 इज फैक्ट्स ऑफ द केस। ये ऐसे नहीं लिखना है, ये पॉइंटर्स में लिखना है। एंड पार्ट 3 इज कंक्लूजन। ठीक है, पार्ट 1 में यदि कोई केस लॉ लगता है तो उसकी एक लाइन जो पंच लाइन है वो लिख के यहाँ पर केस का नाम लिख देना है, जैसे कि as per the provisions of the Indian Contract Act, agreements done with minors are void ab initio, ब्रैकेट मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। बस ठीक है, ऐसे जो पॉइंट्स, जो प्रोविजंस आ रहे हैं, यदि उनसे एसोसिएटेड कोई केस लॉ है तो वो ब्रैकेट में उसका नाम आ जाना चाहिए। पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, केवल उसकी जो मेन पंच लाइन, एक दो बातें हैं वो डिफाइन करके केस का नाम दे। बात हुआ समझ में आ गई? यस सर। आइए जैन 25 का एमटीपी का क्वेश्चन है, उसको अपन लोग चालू करते हैं। पढ़ भाई। Mr. R extended a loan to Mr. D with X, Y, and Z as sureties. No. Each surety execute. X, Y and Z as सियोरिटीज, मतलब को सियोरिटीज का क्वेश्चन है, को सियोरिटीशिप का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा सियोरिटीज है। तो आर ने लोन दिया डी को विद एक्स वाई एंड जेड एज सियोरिटीज। आगे पढ़ो। Each surety is executed a bond with varying penalty amounts. X with a penalty of 10,000, Y with 20, and Z with 40. In the event of Mr. D's failure to repay the borrowed money to Mr. R, examine the liabilities of the sureties in accordance with the Indian Contract Act 1872. When Mr. D defaults to the tune of 42,000, additionally assess the situation if there is no contractual arrangements among the sureties. सर को सियोरिटीज की यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो लाइबिलिटी कैसी होती है कि सर जॉइंट एंड सेवरल, दे ऑल आर लाइबल इक्वली। ठीक है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है कि सर फिर तो सियोरिटी 1 सियोरिटी 2 सियोरिटी 3, किसी का भी कोई अमाउंट मैक्सिमम कैपिंग नहीं बोला हुआ है, तो तीनों जॉइंटली मिलके वो पैसा चुकाएंगे। ठीक है सर, यदि किसी एक ने पूरा चुका दिया है तो वो बाकियों से कंट्रीब्यूशन भी ले सकता है, क्योंकि जॉइंट है, सेवरली उसने कर दिया है तो मना तो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोगों से वो कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। ये तो हो गई पहली बात। लेकिन सर अब जब ये इस पे कैपिंग लगा दी है कि सर सियोरिटी 1 जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो केवल इतने रुपए के लिए, कैसे कि सर सियोरिटी 1 10 के लिए, 20 के लिए, 40 के लिए। सर आ जाओ लिख लेते हैं, 10 के लिए, 20 के लिए, 40 के लिए। तो फिर अब गेम के रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन इनमें भी तो आपस में जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन इंडिविजुअल कैटेगरी में भी तो समझाया था ना। यस सर। तो सर इन कैटेगरीज में भी तो इक्वल पेमेंट होगा। तो सर 42,000 रुपीज का यदि डिफॉल्ट हुआ है लोन चुकाने में, तो चलो इसमें बरोबर सर सबसे पहले सब 10,000 रुपए चुकाएंगे, 10 इसने, 10 इसने, 10 इसने, टोटल आ गया 42,000 में से 30,000 आ गया, बचा कितना 12,000। ठीक है सर। अब सर इसकी लिमिट पूरी हो गई, अब आ जाओ 12,000 है ना,
तो सर अब इसकी लिमिट में से कितनी बची है कि सर 10,000 और 30,000। ठीक है सर, अब वापस इक्वल ले लो कि सर 6 ये चुकाएगा और 6 ये चुकाएगा। ठीक है सर, तब जाके 12,000 भी पूरे हो जाएंगे। ओके सर, तो सर अब अल्टीमेटली किसने क्या चुकाया कि सर S1 ने तो 10,000 चुकाया, सर S2 ने 10,000 और 6,000 16,000 चुकाया, और S3 ने 10,000 और 6,000 16,000 चुकाया। ठीक है, इस हिसाब से 42,000 चुकाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर 1:2:4 के प्रोपोर्शन में ये लोग उस 42,000 को एडजस्ट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बताया मैंने आपको पहले भी। यस सर, तो सर कितना आ रहा है, एक्स इज लायबल टू पे 10,000 एंड वाई एंड जेड 16,000 ईच। आ गया आंसर। ठीक है, तो सर वो पूरी कहानी आपको गानी है, कैसे लिखनी है आप एक बार दक्ष अग्रवाल एक बार पढ़ ले इसको। किधर से सर? ये है ना आंसर। हाँ. As per Section 146 of the Indian Contract Act 1872, when two or more persons are co-sureties for the same debt, either jointly or severally, and whether under the same or the different contracts, and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties, in the absence of any contract to the contrary, are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or of that part of it which remains unpaid by the principal debtor. Section 147 provides that the principle of equal contribution is, however, subject to the maximum limit fixed by the surety to his liability. Co-sureties who are bound in the different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit. ये In the पंच given लाइन question, है, ये पंच लाइन है, बात पूरा एज इट इज लिखना है, लेकिन को सिक्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली as far as the limits of their respective obligations permit। सर मैक्सिमम लिमिट वो है, लेकिन अपनी अपनी लिमिट के अंदर इक्वल कंट्रीब्यूशन देने के लिए बाध्य है वो। ठीक है, तो अब बाकी आ जाता है। ठीक है, वो आप लिख ही लोगे। सो इन द गिवन केस, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन केस इफ देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, सर तब तो तीनों वो 42,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाता है, 3 1 3 3 4 12, 14,000 रुपीज ईच चुकाने के लिए ये लोग सारे लायबल होते थे। तो फिर इतना दिमाग लगाने की बात ही नहीं थी, यदि कि कोई इंडिविजुअल लिमिट्स सेट नहीं होती। तो बोलिए जी, समझ में आ गया या नहीं आया? क्वेश्चन बैंक पूरा इजी है, कर लोगे यदि कंसेप्चुअली चीजें ध्यान रखिए, याद रखिए तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपन अब एक काम करते हैं, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करते हैं, तो फिर अब अपन बेलमेंट और प्लेज चालू कर देते हैं।